नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, इन तीन शब्दों ने न जाने कितने युवाओं की जिंदगी बदल दी जो फिल्मों की दुनिया में कुछ बड़ा करने का सपना लेकर मुंबई आते हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री पर इसके शुरुआती दौर में कई महान हस्तियों ने राज किया था, जैसे दिलीप कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र। लेकिन इतने सारे महान हस्तियों के रहने के बावजूद भी सिर्फ राजेश खन्ना को ही क्यों सुपरस्टार का दर्जा मिला। उनके पास ना तो धर्मेंद्र जैसा कोई मजबूत कद काठी वाला शरीर था और ना ही दिलीप कुमार जैसा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस वाली पर्सनालिटी। तो फिर ऐसी क्या बात थी कि जिसने राजेश खन्ना को भीड़ से अलग कर दिया। जो 70 के दशक की लड़कियां उनके पीछे पागल थी, वो सिर्फ पागलपन ही नहीं था बल्कि एक मास हिस्ट्रिया थी। यहाँ तक कि आज के दौर के जो भी स्टार है, जैसे शाहरुख, सलमान, आमिर या रणबीर कपूर, इनके पास में उस तरह के हिस्टेरिकल फैन नहीं है जो कि उस दौर में राजेश खन्ना के पास थी। लेकिन नमक हराम फिल्म के बाद राजेश खन्ना का वो चार्म, वो स्टारडम सब फेड होने लगा था, क्योंकि वो ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं थे कि भारतीय सिनेमा जगत में एक्शन मूवी और एंग्री यंग मैन जैसे किरदार के आगमन के साथ ही एक नए दौर का आगाज हो चुका है, जिसने धीरे धीरे पूरे सिनेमा कल्चर को ही बदल कर रख दिया था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर राजेश खन्ना को किसने बर्बाद किया, उनके घमंड ने या फिर बदलते सिनेमा के दौर में। जब उनकी बर्बादी का दौर शुरू हुआ तब उनकी हालत बिल्कुल टीन लेयर जैसी थी, जो कि एक वक्त में जिन लोगों के द्वारा पूजे जाते थे, अपने बुरे वक्त में उन्हीं लोगों के द्वारा वे ठुकरा दिए गए थे, नजरअंदाज कर दिए गए थे। 17 लगातार सुपरहिट फिल्में देने के बाद वो अचानक गुमनामी के अंधेरे में खोने लगे थे। उनकी असफलता भी उतनी ही जल्दी आई जितनी जल्दी उनकी सफलता आई। आज के वीडियो में हम उस सुपरस्टार के पीछे छुपे उस इंसान के बारे में चर्चा करेंगे जो कि सिनेमा जगत के रुपाले पर्दे पर आया, छाया और फिर गुमनामी के अंधेरे में धीरे धीरे खोता चला गया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप राजेश खन्ना को दिल से सुपरस्टार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। मैं राजेश खन्ना का परफॉर्मेंस से पहली बार परिचित तब हुआ जब मैंने दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद मूवी देखी। इस फिल्म में राजेश खन्ना ने जो आनंद सहगल का रोल किया था वो लार्जर देन लाइफ था। इस रोल को पहले शशि कपूर और किशोर कुमार को ऑफर किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो दोनों इस फिल्म को नहीं कर पाए। फिर बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र को शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फाइनली राजेश खन्ना पर आकर बात बनी और ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें वो महान रोल ऑफर कर दी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में आनंद एक माइलस्टोन मूवी की तरह है, क्योंकि इस फिल्म का मुख्य किरदार आनंद सहगल दर्शकों के लिए सिर्फ एक किरदार भर नहीं है, बल्कि वो एक प्रेरणा का स्रोत है, एक उम्मीद की किरण है, एक आशा है, एक हिम्मत है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहने की सीख देता है। आनंद फिल्म में जब राजेश खन्ना की मौत का सीन आता है तो दर्शक उसे देखकर रो पड़ते हैं। राजेश खन्ना इकलौता ऐसे सुपरस्टार थे जो अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में भी स्पोर्ट्स कार रखते थे। हालांकि उनका असली नाम जतिन खन्ना था, लेकिन वो फिल्म में अपना नाम जितेंद्र रखना चाहते थे। लेकिन बाद में उन्हें जब पता चला कि उनके दोस्त रवि कपूर ने जितेंद्र नाम पहले से ही अपने लिए चुन रखा है तो फिर उन्होंने अपना नाम राजेश रख लिया। हालांकि उनकी तो शुरुआत की फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन यह आराधना ही थी जिसने राजेश खन्ना के भाग्य को बदल दिया। उस फिल्म के बाद फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भारतीय सिनेमा इतिहास की इकलौते ऐसे स्टार थे जिन्होंने बैक टू बैक 17 सुपरहिट फिल्में दी थी। आनंद फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक नए कलाकार थे जो उन दिनों फिल्मों में सफलता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने आनंद फिल्म में डॉक्टर भास्कर बनर्जी के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। उस वक्त राजेश खन्ना को इस बात पे जरा भी गुमान नहीं था कि आज वो जिसका नाम सुझा रहे हैं वही व्यक्ति एक दिन उनको हटाकर खुद सुपरस्टार की गद्दी पर बैठ जाएगा। इधर अमिताभ बच्चन के संघर्ष ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उसी दौरान उनकी फिल्म जंजीर हिट हो गई थी और वो भारतीय सिनेमा जगत में एक नया अवतार एंग्री यंग मैन के रूप में लोगों के सामने उभर कर आए। तब सिनेमा बदल रहा था, लोगों को एक ऐसा नायक चाहिए था जो विद्रोही हो, और उन्हें यह अमिताभ के रूप में मिल गया था। अमिताभ रातों रात स्टार बन गए थे। फिर नमक हराम में राजेश खन्ना और अमिताभ एक बार फिर साथ में आए थे और इस बार अमिताभ थे जिन्होंने फिल्म की सारी वाहवाही लूटी। राजेश खन्ना को लगने लगा था कि उनके स्टारडम के दिन अब गिने चुने ही बचे
और इस प्रकार राजेश खन्ना और अमिताभ के बीच एक राइवलरी की शुरुआत हो गई। हालांकि राजेश खन्ना ने बाद में अवतार, सौतन, अगर तुम न होते और अमृत जैसे हिट फिल्में दी, लेकिन वो अपने स्टारडम वापस पाने में नाकामयाब ही रहे। इस दौरान उनके सबसे बड़े दिन तब शुरू हुए जब उनसे उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया ने अलग होने का फैसला ले लिया। तब वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। अपनी सफलता के दिनों में राजेश खन्ना ने किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन के साथ एक हिट जोड़ी बनाई थी, जिसने आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम और कुदरत जैसी न जाने कितनी हिट फिल्में थी। किशोर दा तो जैसे उनकी आवाज ही बन गए थे, जिन्होंने 70 के दशक में कई चार्ट बस्टर डाले थे। लेकिन किशोर दा की मौत के बाद राजेश खन्ना जैसे बर्बाद ही हो गए थे। उन्होंने अपनी सुनहरी आवाज खो दी थी। यहाँ तक कि उनके नजदीकी दोस्त जितेंद्र भी हिम्मत वाला और मवाली जैसी फिल्मों के साथ सेटल हो गए थे, लेकिन उस वक्त राजेश खन्ना का साथ देने वाला कोई नहीं था। तब उन्होंने खुद को गम के सागर में जैसे डुबो ही लिया था, जिसे वो फिर कभी उबर नहीं पाए। और 17 जुलाई 2012 को उन्होंने सदा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के साथ ही राजेश खन्ना का वो सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। मैंने जैसे ही उनकी मौत की खबर सुनी, मैं भी उनके लाखों फैंस की तरह गम के सागर में जैसे डूब गया था। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी यादगार फिल्म अमर प्रेम में उनका एक मशहूर डायलॉग था, पुष्पा आई हेट टीयर्स। अमर प्रेम का वह रोल उनके जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है, जो खुद तो दिन ही दिन में रोता है मगर दूसरों को रोता हुआ देख नहीं सकता। हालांकि राजेश खन्ना अब नहीं है, लेकिन उनके फैंस अब भी हैं। पर्दे पर उन्होंने जिन किरदारों को जिंदगी बख्शी थी, उनकी चमक अभी हल्की नहीं हुई। मशहूर फिल्मी पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान ने राजेश खन्ना की जिंदगी पर एक किताब लिखी है, राजेश खन्ना कुछ तो लोग कहेंगे। इस किताब की भूमिका मशहूर फिल्मी राइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान ने लिखी है। राजेश खन्ना के बारे में उन्होंने लिखा है कि राजेश खन्ना और मेरे करियर ने 1970 की शुरुआत में तकरीबन एक ही साथ उड़ान भरी। राजेश खन्ना से जब मेरी और जावेद अख्तर की मुलाकात हुई थी, तब तक उनकी फिल्में आराधना और दो रास्ते रिलीज हो चुकी थी और उन्हें सुपरस्टार का खिताब मिल चुका था। फिर हमने जेपी सिप्पी की फिल्म अंदाज में पहली बार एक साथ काम किया। इस फिल्म के निर्माण के दौरान हमारी जान पहचान बढ़ी। उनके साथ नई स्टोरी आइडिया पर बहुत चर्चा होती थी। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। बांद्रा में भी हम लोग पड़ोसी हुआ करते थे और तकरीबन रोज ही मिला करते थे। जिन दिनों उनका स्टार बुलंदी पर था, मैं भी अक्सर उनके बंगले आशीर्वाद के बैठकों में शामिल हुआ। तब मुझे उन्हें करीब से जानने का वक्त मिला। कई साल तक उन्हें जानने समझने के बाद मैं उनके बारे में ये तो नहीं समझ पाया कि वो अच्छे हैं या बुरे, लेकिन बस इतना समझा कि वो सबसे अलग। ये वो वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री आज के दौर के मुकाबले छोटी जरूर थी, लेकिन यहाँ प्रतिद्वंदिता कम नहीं थी। एन कुमार, राज कपूर, देवानंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर राज करते थे। इन सबकी मौजूदगी में किसी नए एक्टर के लिए अपनी पहचान बनाना बड़ी बात थी। राजेश ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि बहुत कम वक्त में अपने स्टारडम को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। 1969 से लेकर 1975 तक मैंने उनके सुपर स्टारडम को बेहद करीब से देखा है, लेकिन मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि जिस ऊंचाई को उन्होंने छुआ, वहाँ उसके बाद आज तक हिंदी सिनेमा का कोई स्टार नहीं पहुंचा। उनकी कामयाबी एक मिसाल है। आज मेरा बेटा सलमान एक बड़ा स्टार है। हमारे घर के बाहर उसे देखने के लिए हर रोज भीड़ लगती है। लोग मुझसे कहते हैं कि किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूँ कि इसी सड़क से कुछ दूरी पर कार्टर रोड पर आशीर्वाद के सामने मैं ऐसे कई नज़ारे देख चुका हूँ। राजेश खन्ना के बाद मैंने किसी भी दूसरे स्टार के लिए ऐसी दीवानगी नहीं देखी। राजेश के फैंस में 6 से लेकर 60 साल तक के लोग शामिल थे। खासतौर पर लड़कियां तो उनकी दीवानी थी। उनके करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म हाथी मेरे साथी लिखने में मेरा भी योगदान था। मुझे याद है कि इस फिल्म के शूटिंग के वक्त मैं उनके साथ मद्रास और तमिलनाडु के कई दूसरे लोकेशंस पर गया। मैंने देखा कि उन इलाकों में भी राजेश खन्ना के नाम पर भारी भीड़ जमा हो जाती थी। यह हैरत की बात, क्योंकि वहाँ हिंदी फिल्में आमतौर पर ज्यादा नहीं चलती थी। तभी फिल्म इंडस्ट्री खुद काफी बड़ी थी और उनके अपने मशहूर स्टार थे, लेकिन राजेश खन्ना का करिश्मा ही था जो भाषा की सरहदों को पार कर गया था। ये करिश्मा उन्होंने उस दौर में कर दिखाया जब न तो टेलीविजन था और न ही 24 घंटे का FM रेडियो और न बड़ी बड़ी PR एजेंसी। लेकिन 4-5 साल बाद उनके करियर की ढलान भी शुरू हुई। जिस तरह उनकी बेपनाह कामयाबी की कोई एक वजह नहीं थी, उसी तरह उनके करियर के ढलने की भी कोई एक वजह नहीं थी। उनकी पारिवारिक जिंदगी के तनाव, इंडस्ट्री के लोगों के साथ उनका बर्ताव और कुछ नया न करना, ऐसी कई वजह थी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किस्मत का भी खेल था।
फिर जब फिल्में पिटी तो उन्होंने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि गलती कहाँ हुई। उन्होंने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ कुछ साजिश हुई है। उन जैसे सुपरस्टार के बारे में ये जानकर आपको हैरानी होगी कि एक इंसान के तौर पर वो इंट्रोवर्ट थे और खुद को सही ढंग से एक्सप्रेस तक नहीं कर पाते थे। वे बेहद शर्मीले थे। मैं उनकी मेहमान नवाजी का भी गवाह रहा हूँ। वो बड़े दिलदार, खाना खिलाने के वे शौकीन थे। मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपने स्टाफ के लोगों को मकान भी दिए हैं। कोई आदमी अच्छा लगता था तो वो उसके लिए बिछ जाते थे। गाड़ियां तक गिफ्ट दी है उन्होंने। फिर धीरे धीरे उनका दौर गुजर गया, लेकिन मुझे लगता है कि अपने जहन में वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाए, जबकि उनका दौर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बेहद अहम और करिश्माई दौर रहा। अपने उस दौर में वो वन मैन इंडस्ट्री थे और कहा जाए तो उन दिनों फिल्में नहीं चलती थी, सिर्फ राजेश खन्ना चलते थे। तो ये थी सलीम खान की यादें, जो राजेश खन्ना के बारे में उन्होंने उस किताब की भूमिका में लिखी है। हालांकि राजेश खन्ना के बारे में जितना भी रिसर्च कर लो हमेशा कम ही लगता है। अक्सर कहा गया है कि वो काफी घमंडी थे, किसी से सीधा वो बात भी नहीं करते। शूटिंग के सेट पर एकदम देर से आना, हमेशा अपने चमचों के बीच घिरे रहना वगैरह वगैरह। ये सच है कि सुपरस्टार राजेश खन्ना लेट लतीफ थे, मगर एक फिल्मी मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में मशहूर अदाकारा मुमताज ने बताया था कि वो भले ही देर से आते थे, मगर हम सबसे पहले वो तैयार हो जाते थे। मतलब वो आते, सेविंग करते और बस तैयार। क्योंकि वह कुछ साधारण चेहरे वाले नहीं थे, नहीं वो इतना शानदार था कि उनके चेहरे को एक बार छू लो तो लाल पड़ जाता था। वो ही एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सुंदरता में वो किसी फरिश्ते से लगते थे। इस बात की तस्दीक मशहूर अदाकार राखी गुलजार ने भी की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था वो देर से आके भी सबसे पहले कैमरा के सामने वे ही होते थे और तब तक हम लोगों का मेकअप और कपड़े का चयन तक भी नहीं हो पाता। और आज के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने तो एक बार कहा था कि उनके करियर की सबसे शानदार मूवी आनंद की शूटिंग के दौरान जब वो दिल्ली गए थे तो वहाँ पर जितने भी फैंस उनसे मिलते थे वो सिर्फ और सिर्फ सुपरस्टार काका के बारे में पूछते थे कि वो सामने से कैसे लगते, उनको छूने से कैसा महसूस होता है, उनकी खुशबू कैसी वगैरह वगैरह। फिर अमिताभ ने तब उनको जवाब देते हुए कहा था कि उसे सीधे नजरें मिलाना भी मुश्किल लगता है और उनका चेहरा रियलिटी में और भी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल किसी राजकुमार जैसे वो लगते हैं सामने से। दूसरा आरोप यह है कि उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वो सीधे वो किसी से बात नहीं करते। सच है, उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे क्योंकि वो बहुत अंतर्मुखी किस्म के इंसान थे, जल्दी घुल मिल नहीं पाते। उनकी कई फिल्मों की हीरोइन रही मुमताज ने एक बार कहा था कि राजेश को वे बेहद करीब से जानते। वह न तो ज्यादा बोलते थे और न ही जल्दी किसी से भूलते थे, लेकिन जब उनको आप पर भरोसा हो गया, मतलब समझो कि आपकी जिंदगी बन गई, वो जी जान से मदद करने को तैयार रहते थे। उनके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ था जो हर पल प्यार दुलार को तरसता था, मगर किसी से पहल करना उन्होंने नहीं सीखा। हालांकि यह भी एक रोचक तथ्य है कि वो एक बहुत शानदार मेजबान थे। यहाँ तक कि स्टारडम जाने के बाद भी जब उनके फैंस कभी कभार उनसे मिलने उनके बंगलो आशीर्वाद पे जाते थे तो वो उन्हें चाय नाश्ता कराए बगैर जाने नहीं देते। उनके खुले दिल से मेहरबानी के चलते ही लोगों ने उनका काफी फायदा उठाया था। सबको महंगी शराब का बहुत ही शौक रहता है और लोग उनके यहाँ डेरा डालते थे बस बेहतरीन खाना और महंगी शराब के। वो एक ऐसे सुपरस्टार थे जो कि स्टारडम जाने के बाद भी एक किंग स्टाइल की लाइफ स्टाइल थी। उन्हें एक राजा की तरह जीना आता था। उनके साथ उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की। हालांकि यह सच है कि दुनिया ने राजेश खन्ना को उनके आखिरी दिनों में जैसे भुला ही दिया था, लेकिन राजेश खन्ना जैसे लेजेंड को भुलाया नहीं जा सकता है। वो अब भी हम जैसे लाखों प्रशंसकों के दिल में बसते हैं। मेरा यह वीडियो उस महान सुपरस्टार के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है जिसने कभी अपनी चाहत के जरिए लाखों प्रशंसकों के दिलों पर राज किया था। वो आज भारतीय सिनेमा पर राज कर रहा है अपनी यादगार फिल्मों के बदौलत। तो ये रही उस सुपरस्टार के भीतर बसे उस इंसान के बारे में जानने की एक छोटी सी कोशिश। आशा है कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको जरूर पसंद आई हो। आपके क्या ख्याल है राजेश खन्ना के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो अब आप लोगों से विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो आप इसे दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।